नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। और दोस्तों, बैक टू बैक क्लासेस जो कि देखिए 6 बज चुके हैं। और आज की क्लास दोस्तों देखिए राजस्थान जीके की, जो कि आप सभी को पता है 2222 प्रश्नों की जो सीरीज अपनी चल रही है। ये सीरीज दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं ना, तो इसका फल आपको जो है जरूर, रिजल्ट है जो आपको जरूर मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, इस सीरीज से अपन पढ़ते हैं। आज जो सीरीज का भाग संख्या 27 अपन पढ़ेंगे। दोस्तों, एक भी सीरीज, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं है, एकदम से जो है मतलब कि 10 क्वेश्चन ज्यादा ही हुए होंगे, लेकिन दोस्तों कम नहीं हुए, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दूं, इससे पहले कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि महाराणा कुंभा ने मेरों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया था। मतलब कि महाराणा कुंभा ने जो मेरों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए पहले दुर्ग का निर्माण कराया, उसके बाद उस शक्ति पर नियंत्रण किया था। तो राइट आंसर दोस्तों मचान दुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मचान दुर्ग होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ने लगभग जो है आंसर भी बी ऑप्शन बताया था। बहुत बढ़िया दोस्तों। जिन्होंने बदनौर बताया था, बदनौर के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, ये प्राचीन दुर्ग है, ठीक है। तो ये जो कुंभा द्वारा निर्मित बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, आप सभी एक सो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, जरा ध्यान देंगे कि सियालो खूट मारवाड़ भलो ऊंदाड़ो अजमेर। देखिए, सियालो खूट मारवाड़ भलो ऊंदाड़ो अजमेर, नागिनो मितको भलो श्रावण बीकानेर। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन है आपके लिए। अनुसार, इसके अनुसार, इस कहावत, इस राजस्थानी कहावत के अनुसार गर्मियों में कौन सा जिला जो है अच्छा है, मौसम की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक बेस्ट है। तो देखिए, बीकानेर होगा या फिर अजमेर होगा या जोधपुर होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर सभी का होगा सर। इसमें तो जो है हम लॉक करेंगे बी ऑप्शन को। क्या? देखिए सिंपल सा है ना कि ऊंदाड़ो, ऊंदाड़ो यहाँ पर देखिए कहावत में ऐसे लिखा गया, बाकी ऊनालो कह सकते हो, ठीक है। तो ऊनालो आप किससे कहेंगे? गर्मियों को कहेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो गर्मियों में कौन सा है? तो दोस्तों अजमेर है, जो गर्मियों में यहाँ पर भला कहा गया है, ठीक है। और दोस्तों सियालो मतलब कि शीत ऋतु। क्या? शीत ऋतु। और शीत ऋतु की बात करें मेरे दोस्तों, तो शीत ऋतु में क्या? मारवाड़ भलो, मारवाड़ कर लो या फिर जोधपुर जो है शीत ऋतु में भला है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि देखिए श्रावण बीकानेर। तो श्रावण में जो है यहाँ पर बीकानेर जो है, श्रावण में बीकानेर जो है अच्छा है मौसम की दृष्टि से। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली क्षेत्र में वर्षा का जो औसत है ना, देखिए अरावली क्षेत्र में जो वर्षा का औसत है वो कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जल्दी से आंसर बताइएगा कि अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत जो है कितना है। देखिए अपन कई बार पढ़ चुके कि भाई 50 से 90 सेमी का वार्षिक वर्षा का औसत है यहाँ का। क्या? 50 से 90 सेमी का, है ना। तो अरावली संपूर्ण का अगर देखा जाए तो 50 से 90 है। तो दोस्तों 50 और 90 के बीच में कौन सा आ रहा है? इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बी ऑप्शन को आप सभी का लॉक हो जाएगा आंसर, है ना। 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला स्थान है जो कि अरावली क्षेत्र है, ठीक है। चलो, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते। अगर यहाँ पे है ना 60 दे दिया या 70 दे दिया होता या 50, तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पर जो है ना दोस्तों, अगले 10 क्वेश्चन जो होने वाले हैं नदियों से संबंधित होंगे, तो बिल्कुल बड़ी ध्यान और शिद्दत के साथ देखिएगा। देखिए दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभों जिनमें शीतकाल में राजस्थान में मावट होती है का संबंध जो है किससे है? देखिए हिंद महासागर से या फिर भूमध्य सागर से या अटलांटिक महासागर या अरब की खाड़ी। पहले तो ये पढ़ लो कि पश्चिमी विक्षोभ जो आते हैं ना दोस्तों, उससे क्या होता है, वो शीतकाल में राजस्थान मावट के रूप में आते हैं, ठीक है। राजस्थान में मावट कहलाती है, या फिर वट भी है, या और मावठ भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका संबंध जो है ना भूमध्य सागरीय से अगर पूछा जाए तो दोस्तों ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से ये उत्पन्न होता है यहाँ से, और उसके बाद ये मावट जो है यहाँ पर अपने राजस्थान में आती है। और ये जो मावट है ना प्यारे दोस्तों, ये रबी की फसल के लिए जो है उपयोगी है। रबी की फसल हेतु क्या है? उपयोगी है ये वाली मावट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों बता दूं, लास्ट में आपके इतने शानदार प्रश्न आने वाले हैं, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पे है कि गंगानगर जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, ठीक है, सबको पता है, लेकिन कारण बताओ साहब, ये बताओ आप, तो जल्दी बताओ, है ना। देखिए मकर रेखा से दूर होने के कारण होता है, या फिर दूर होने के कारण, या कर्क रेखा से दूर होने के कारण, या सर्वाधिक आंधियां जो चलती है इस कारण, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काफी भाई बहन कंफ्यूज हो रहे हैं खाम का यूं ही। तो देखिए बी ऑप्शन जो है
कर्क रेखा से दूर होने के कारण जो है यहाँ पर सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे सर कर्क रेखा फिर बांसवाड़ा के नजदीक है, वहां क्या सीधी किरणें पड़ती है? जी हाँ बिल्कुल, तो बांसवाड़ा अगर नजदीक है तो वहां पे बिल्कुल सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है दोस्तों। और जून माह की तो पूछो ही मत, बिल्कुल सीधी पड़ती है, सटीक सीधी पड़ती है जून माह में। ठीक है, तो आगे बढ़े क्या, आइए मेरे दोस्तों अगला प्रश्न मैं आपको दे देता हूं। और अगला प्रश्न है, खाजूवाला तहसील पाकिस्तान से सीमा बनाती है। एक बार अगर ध्यान से पढ़ लिया ना कि जो खाजूवाला है ना, पहले दोस्तों खाजूवाला, ये खाजूवाला क्या एक तहसील है, ये तहसील पाकिस्तान से सीमा बनाती है, जो कि कौन से जिले की है? गंगानगर और बीकानेर, गंगानगर की, बीकानेर की, या फिर दोनों की, या फिर जैसलमेर की। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बीकानेर की खाजूवाला। खाजूवाला दोस्तों कहाँ का है? ये बीकानेर का। आप बोलेंगे सर खाजूवाला के अलावा एक और जो है तहसील लगती है ना? हाँ जी, तो दोस्तों ध्यान रखना, कोलायत जो तहसील है ये भी वहाँ से सटीक लगती है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का लॉक हो जाएगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से राजस्थान मेरठ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से दोस्तों लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है अच्छे आने वाले आपके लिए। तो निम्न में से राजस्थान में मेरठ की पहाड़ियों से कौन सी नदी जो है निकलती है? लूणी, काली सिंध, बाणगंगा या फिर बनास? तो दोस्तों बैराट की पहाड़ियों से तो बाणगंगा निकलती, जैसे अपन अर्जुन की गंगा कहते हैं, क्या जिसे अपन अर्जुन की गंगा कहते हैं दोस्तों। और इसी नदी की बात करें तो दोस्तों ये नदी कहाँ पे जाती है? यमुना में जाती है। मतलब कि चंबल के बाद में ये दूसरी बड़ी नदी है जो कि यमुना में जाती है, यमुना की सहायक नदी है। और दोस्तों इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, हो गया क्लियर। अगला प्रश्न है कि देखिए दोस्तों, कौन सी नदी जिसका उद्गम राजस्थान से है? इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है ना वो राजस्थान से है? जैसे कि पार्वती नदी का उद्गम राजस्थान से है, या फिर माही का है, या फिर चंबल का है, या फिर लूणी का है। तो दोस्तों यहाँ पर काफी भाई बहन जो है कंफ्यूज होंगे कि राजस्थान से ही मतलब कि उद्गम कौन सी का है, तो लूणी का हो जाएगा दोस्तों। बाकी जो है ना, बाकी इधर उधर राज्यों से आती सभी को पता है। तो लूणी जो है ना, लूणी दोस्तों ये अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है, आप सभी को पता है। और दोस्तों बात करें इसको है ना, इसको लवनाद्री भी कहा जाता है। क्या? लवनाद्री भी कहा जाता है। और दोस्तों इसे जो है ना लवणावरी भी कहते हैं। क्या? लवणावरी नदी भी कहते हैं। और दोस्तों इसे जो है ना, इसे लवणवती नदी भी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ जाती है? तो दोस्तों कच्छ के रन में जाती है। कहाँ पे? कच्छ के रन में ये विलुप्त हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी लॉक कर देना। और दोस्तों पार्वती जो है ना ये भी मध्य प्रदेश से ही आती है। ठीक है, बाकी माई चंबल का आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल अपवा क्षेत्र का लूणी नदी क्षेत्र कितने प्रतिशत जो है इसका है? देखिए दोस्तों, जो राजस्थान का कुल अपवा क्षेत्र है ना नदियों का, नदियों के द्वारा जो भी अपवा क्षेत्र बनाया जाता है उनमें से लूणी नदी का कुल कितना अपवा क्षेत्र है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। 12% है, या फिर 10% है, या 15% है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा 10%, यहाँ पर लगभग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 10% कर लेंगे। अगर आपसे परफेक्ट पूछा जाना है तो 10.40% जो है राइट आंसर होगा। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये ऐसा क्वेश्चन बन जाए ना तो वहां पर मुंह मना मोड़ लेना। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कच्छ के रन में कौन सी नदी गिरती है? तो देखिए दोस्तों, सुपरफास्ट जिसका नाम है आप सभी को पता है, 2222 प्रश्नों की सीरीज। और यहां पर यह प्रश्न है कि निम्न में से कच्छ के रन में कौन सी नदी गिरती है? निम्न में से कच्छ के रन में कौन सी नदी गिरती है? सोम, या फिर पश्चिमी बनास, या फिर माही, या फिर काली सिंध? तो कच्छ के रन में दोस्तों एक तो अपन ने देखा कि भाई लूणी है। ठीक है, लेकिन लूणी इसमें ऑप्शन में नहीं है। फिर अपन कौन से ऑप्शन को लॉक करेंगे? तो देखिए दोस्तों, पश्चिमी बनास को लॉक करेंगे, क्योंकि ये भी है ना, ये भी जो है दोस्तों लिटिल रन में जाती है। लिटिल रन मतलब कि कच्छ के रनों में जाती है। और दोस्तों ये निकलती कहाँ से? ये नया सनावरा से निकलती है। कहाँ से? नया सनावरा से, सनावरा होगा। ठीक है, नया सनावरा से निकलती है। और दोस्तों अगर पूछा जाए ना ये कहां पे है, तो दोस्तों ध्यान रखना ये सिरोही में है। सिरोही से निकलती है, ये कहां पे जाती है? गुजरात की ओर। गुजरात में दोस्तों बनासकांठा में जो है ये प्रवेश करती है, और उसके बाद जो है दोस्तों ये गुजरात में जाती है और कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। और दोस्तों डीसा जो नगर है ना वो इसी नदी के तट पर बना हुआ है। डीसा नगर इसी नदी के तट पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में स्थित झील कौन सी है? आज के क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजन वाले होंगे। 30 में से 30 अगर आप करना चाहेंगे ना कि भाई मैं 25 कर लूंगा तो थोड़े से मुश्किल होंगे, आप देख लेना भले।
इसको काउंट करके, है ना। चलो तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जयपुर में स्थित झील है, तो नवलखा झील तो दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे तो ये तो बूंदी में ना, ये तो दोस्तों जो है बूंदी में है, ठीक है। नवलखा झील तो बिल्कुल है। तो दोस्तों मानसागर झील जो है ये कहाँ पर है, जयपुर में, सभी को पता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों इसी को तो है ना जो जल महल बना हुआ है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और दोस्तों किशोर सागर जो है ना ये तो कोटा में, और दोस्तों आपको याद होगा विजय सागर जो है ये अलवर में, कहाँ पर है, अलवर में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी सारा जो है आपका स्टैटिक भी है जो कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ूं क्या, चलो अगला प्रश्न आता है नंबर 811, कसावती नदी किस जिले से निकलती है। नदियों के भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई आपके लिए ये पहले वाले क्वेश्चन ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन नए हैं, ठीक है। तो देखिए कसावती नदी जो है ना किस जिले से निकलती है, राजसमंद से, उदयपुर से, सीकर से, या इनमें से कोई नहीं। ये इनमें से कोई नहीं हमें कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है ना, मतलब कि कंफ्यूज कर रहा है। तो देखिए दोस्तों सी ऑप्शन जो है लॉक होगा आपका, सीकर। अब मैंने आपको शायद बताया भी था कि कसावती जो नदी है ना ये शेखावटी क्षेत्र की है दोस्तों, कौन सी क्षेत्र की, शेखावटी क्षेत्र की है। अब ये कहाँ से निकल दोस्तों, सीकर की टोडा पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से, टोडा पहाड़ियों से निकलती है। बोले सर ये फिर है जो जाति कहाँ पे, किस और जाती है, तो दोस्तों हरियाणा में एक चौधरी नामक गांव है, वहां पर निकल जाती है। हरियाणा में, ये हरियाणा का गांव है, हरियाणा में निकल जाती है यहाँ से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था 811। 812 में पूछा जा रहा है कि भाई निष्कलंक संप्रदाय किससे संबंधित है, कौन से जिले से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए निष्कलंक की बात करें संप्रदाय की तो रामेश्वर दोस्तों ये तो आप सभी को पता है, सवाई माधोपुर है, बिंगोद जो बिगोद जो है भीलवाड़ा है, यहाँ पर नहीं होगा, डूंगरपुर हो जाएगा दोस्तों। आप कहेंगे सर डूंगरपुर में कौन सा इसकी है जो पीठ कहाँ पर है, तो दोस्तों ध्यान रखना साबला में इसकी पीठ है। बोले सर किसने जो है इसका जो है इसके प्रवर्तक कौन हुए, है ना, यही पूछ रहे थे ना। चलो तो इसके प्रवर्तक दोस्तों संत मावजी हुए थे, संत मावजी हुए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, साबला में इनका जन्म हुआ था। इनके जो ग्रंथ है ना दोस्तों चौपड़ा कहलाए थे, क्या, चौपड़ा कहलाए थे दोस्तों इनके ग्रंथ, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लॉक कर देना। बाकी तो जो है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि आयड़ नदी किस झील में गिरती है जिसके बाद वो बेड़च नाम हो जाता है उसका। देखिए दोस्तों आयड़ नदी, ठीक है, और आयड़ के किनारे है जो आहड़ सभ्यता विकसित होती है, विकसित हो कहो या फिर फली फूली है, आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता दोस्तों सभी को पता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाता है आपसे कि आयड़ नदी किस झील में गिरती है और उसके बाद उसका नाम हो जाता है बेड़च, और दोस्तों सांबर तो होगा नहीं, वहाँ पे है नहीं, राजसमंद भी नहीं होगा, फतेह सागर भी नहीं होगा, फिर कौन सा होगा, फिर तो डी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, तो इसमें अपन लॉक करेंगे उदय सागर को दोस्तों। किसको करेंगे, उदय सागर। यहाँ पे काफी भाई बहन जो है यहाँ पे बता रहे हैं शायद अलग अलग, लेकिन ध्यान रखना कि उदय सागर होगा दोस्तों। उदय सागर झील में क्वेश्चन को पहले ध्यान पूर्वक पढ़े, उसके बाद ही है जो आंसर देने की कोशिश करें ना। तो देखिए दोस्तों बेड़च पर यह जो गोसुंडा बांध बना हुआ है, आपको याद होगा गोसुंडा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, बेड़च पर बना हुआ है। और दोस्तों ये जो बेड़च निकलती है ना ये गोगुंदा पहाड़ियों से निकलती है। कहां से, गोगुंदा पहाड़ी कहां पे दोस्तों, ध्यान है सभी को, उदयपुर में, तो वहां से निकलती है ये वाली नदी। और ये जो है ना 157 किलोमीटर लंबी है, कितनी, 157 किलोमीटर जो है आयड़ नदी कह लो या फिर बेड़च नदी कह लो, ये इतनी लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 814, आपसे क्या पूछा जा रहा है जरा ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों निम्न में से राजस्थान में वर्णासा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, इनमें से वर्णासा नदी, देखिए दोस्तों वर्णासा नदी जो है ना इसका उद्गम स्थान जो है वो कहां से है, खमनोर की पहाड़ियों से है, नाग पहाड़ियों से, या फिर जाना पाव की पहाड़ियों से, या फिर गोगुंदा की पहाड़ियों से है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्णासा का मतलब है कि वनों की आशा, ठीक है, वनों की आशा, वनों की आशा कह लो, या फिर इसे आप कह लोगे कि भाई बनास नदी, इससे बिल्कुल अब आसान क्या हो गया ना। तो ये सारे नाम बनास नदी के, ये दोस्तों कुंभलगढ़ के निकट से निकलती है, जो कि कुंभलगढ़ के निकट तो खमनोर की पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो आसान प्रश्न है। और दोस्तों यहाँ पर काफी क्वेश्चन बनते हैं कि भाई पूर्णतः बरसाती नदी, दोस्तों ये पूर्णतः बरसाती है, ठीक है। पूर्णतः राजस्थान बहने वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों यही है। और दोस्तों सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, तो भी ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली वर्णासा ही है। तो ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आता है बंद बेटा बांध किस नदी पर बना हुआ है। देखिए दोस्तों जो बंद बेटा बांध है ना, बंद बेटा, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अब जो देखिए एक क्वेश्चन है, ये एक या फिर दो क्वेश्चन आने वाले, ज़्यादा नहीं आने वाले नदियों से, बाकी आपके लिए आज शानदार क्वेश्चन होंगे।
बंदबैठा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए दोस्तों कुकुंद नदी पर बना हुआ है। काफी भाई बहन यहाँ पर भी तो कंफ्यूज है ना, तो क्वेश्चन तो हर कोई क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों डी ऑप्शन जो है लॉक होगा, कुकुंद नदी हो जाएगा। कौन सा कुकुंद? आप बोलेंगे सर ये कुकुंद नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए दोस्तों ये करौली से ही निकलती है, ठीक है, ये करौली से निकलती है। बोलेंगे सर ये बंदबैठा तो भरतपुर, हाँ जी बिल्कुल भरतपुर तक आती है ना। तो दोस्तों ये बंदबैठा कहाँ पर है? भरतपुर में। बोले सर ये निर्माण इसका कब हुआ? तो देखिए दोस्तों 1866 में इसको शुरू किया था, लेकिन इसका निर्माण कंप्लीट होता है 1897-98 में, ठीक है। तो इतना लेट जो है इसका निर्माण कंप्लीट होता है। तो ये बंदबैठा बांध जो है भरतपुर में स्थित है। मैं ला लो अगला प्रश्न, भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? देखिए दोस्तों भारतीय प्रबंध संस्थान जो है ना, अब आप समझ लीजिएगा नहीं तो मुझे बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब तो आप बताएंगे कि IIM जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। अब तो आप बता ही पाएंगे ना, बहुत आसान है कि भाई भारतीय प्रबंध संस्थान IIM जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में। सभी का राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? जो नया परिसर है ना, नया परिसर है वो कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? ध्यान रखना ये बलीचा ग्राम में। कहाँ पर है? बलीचा ग्राम में। वैसे दोस्तों जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है ना, यूनिवर्सिटी है ना, वो है ना उसी के अंतर्गत पहले चलाया जा रहा था। क्योंकि देखिए इस IIM को पहले है ना 2011 में शुरू किया था। कहाँ पर? इसी मोहनलाल सुखाड़िया जो है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसका 2016 में इसको स्थानांतरित किया गया। बोले सर कहाँ पे? तो दोस्तों नया परिसर बलीचा में इसको स्थानांतरित किया गया। ये चीजें दोस्तों स्टैटिक जीके जो है आप ग्रहण करते रहिए। बाकी जो है अपन आगे बढ़ते हैं। निम्न में से चंबल की लंबाई जो है कुल कितनी है? ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों नदियों का ये है लास्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है आंसर, चंबल की कुल लंबाई कितनी है। अब मैं आपको बता भी चुका हूं कि भाई हमारी हर चीज दोस्तों, मैं आपको राजस्थान जीके की तो हर एक चीज क्लियर करवा चुका हूं। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे साथ जुड़े हर भाई हर बहन है ना, अगर दोस्तों क्वेश्चन बन गया ना तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बाहर से नहीं बनेगा। अब बाहर जाएगा कहाँ से? सिलेबस कोई कंप्लीट कर दिया, कहाँ से जाएगा बाहर, है ना। चलो तो देखिए दोस्तों निम्न में से चंबल की कुल लंबाई जो है कितनी है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन के आधार पे अपन करें तो सी ऑप्शन को करेंगे, है ना, समझ रहे ना। तो दोस्तों इसकी लंबाई कहीं पे 965-66 बता रखी है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान देना दोस्तों, ये तो दोस्तों देखिए जो है ना यहाँ पर 965-66 है। अगर ऑप्शन ऐसा है तो आप कर लेंगे दोस्तों। अगर ऑप्शन 1051 का आए ना तो 1051 करना होगा, ठीक है। दोनों चीजें याद रखेंगे। दोनों ऑप्शन दोस्तों आएंगे नहीं। अगर दोनों ऑप्शन आएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा? उसमें बोनस अंकों में चला जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आ जाती है राज्य की बात। ये तो कुल लंबाई की बात होती है, ठीक है। अब राज्य की बात आ जाती है दोस्तों, मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। 322 किलोमीटर जो है दोस्तों राज्य में ये बहती है, लेकिन कहीं पे 153 है और 135 भी है। तो दोस्तों ये दोनों चीजें ध्यान रखना, 153, 135 या फिर 322। तो इतना फर्क है। आप कह सकते हैं कि सर इतना फर्क कैसे, लेकिन क्या करें, क्योंकि ये जो नदी है ना दोस्तों, ये नदी ये अंतर राज्य सीमाएं ज्यादा बनाती है, इसीलिए इसमें इतना अंतर आ रहा है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है 818, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का गठन जो है ना ये कब किया गया दोस्तों? ये आपसे पूछा जा रहा है ना। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का गठन किया गया, जैसे कि कब किया गया? 1973 में, 1970 में, 1976 में, 1969 में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, 1973 हो जाएगा। राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल का गठन किया गया 1973 में। और दोस्तों इसके अगर बात करें पंजीयन की, है ना, पंजीयन की बात करें या फिर गठन की बात करें तो दोस्तों 19 दिसंबर 1973 में इसका गठन किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर कार्य प्रारंभ कब किया गया? कार्य प्रारंभ की मैं बात करूं दोस्तों तो ये चीज ध्यान रखना, कार्य प्रारंभ जो हुआ ना ये 1 जनवरी 1976 को हुआ कि भाई 1 जनवरी को करेंगे। अपन टारगेट कैसे करते हैं कि मंडे से मैं पढ़ाई करूंगा, अपना टारगेट कभी सफल नहीं होता। ये मंडे वाला पढ़ाई वाला जो सिस्टम है ना दोस्तों, ये इसको है ना दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं मंडे से पढ़ाई करूंगा, मैं संडे से पढ़ाई करूंगा, मैं 1 तारीख से करूंगा। वो 1 तारीख करके पूरा जो है अपने जो है ना 25 साल 27 साल जो है ना वो निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। चलो अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 819। देखिए दोस्तों 819 तक पहुंचे हैं। देखिए आप सभी की हिम्मत तो देखिए, अपने आप में झांक के देखिए दोस्तों कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं। जी हाँ बिल्कुल, और मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो ये आपकी बदौलत है ना। चलो मधुमती किसकी पत्रिका है? देखिए दोस्तों कौन सी एकेडमी की जो है पत्रिका है मधुमती? देखिए
राजस्थान साहित्य अकादमी दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये तो साहब उदयपुर में, कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों, उदयपुर में। ये राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, कला संस्कृति अकादमी दोस्तों ये कहाँ पर है, ये मेरे दोस्तों बीकानेर में, आपको कई बार बता चुका हूँ, जिसके द्वारा जागती ज्योत दोस्तों पत्रिका निकाली जाती है ना। चलो ये भी आपको पता है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो कि बीकानेर की तरफ से जागती ज्योत निकाली जाती पत्रिका, ठीक है। और दोस्तों राजस्थान सिंधी अकादमी की बात करें, ये आपकी कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, ये जयपुर में, ठीक है, जयपुर में, ठीक है। दोस्तों राजस्थान साहित्य अकादमी जो है ना, ये उदयपुर में, इसकी पत्रिका नाम है दोस्तों मधुमती। क्या है पत्रिका नाम? पत्रिका का नाम मधुमती, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन आज के जो है ना बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन है। पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान जो है ना ये कहाँ पर, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर अजमेर में? जो मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपके समक्ष है। राइट आंसर होगा ना वो होगा दोस्तों ए ऑप्शन, जयपुर में। बोले सर ये किस हेतु है, क्या उद्देश्य इसका? तो दोस्तों ये पत्रकारिता क्षेत्र में है, ये पत्रकारिता क्षेत्र में है, ठीक है। आप सभी को पता है कि पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों? पंडित झाबरमल शर्मा जी को कहा जाता है पत्रकारिता का भीष्म पितामह, है ना। चलिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पत्रकारिता क्षेत्र में यहाँ पर स्थापना की गई। बोले सर कब की गई ये बताइए हमें, तो ये जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी होगी। 2000 दोस्तों में, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं आपको 4 जून है ना, जून नहीं होगा शायद जनवरी होगा ना। तो देखिए यहाँ पे कंफर्म करिएगा कि देखिए 4 जनवरी 2000 को ये जो है यहाँ पर स्थापित किया गया। कब दोस्तों ध्यान रखना, 4 जनवरी 2000 को जयपुर में पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान जो है यहाँ पर स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ पर? बोले सर ये राज्य भी साथ में और केंद्रीय भी साथ में, ये क्या माहौल है? हाँ जी बिल्कुल यही तो बात है ना। तो देखिए डॉक्टर राधा कृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जो है ना ये कहाँ पर है? अजमेर होगा या जोधपुर होगा या बीकानेर होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ना वो होगा इनमें से कोई नहीं। बोले सर ये क्या कर रहे हैं, हमारे लिए तो बड़ा झटका लगा। जी हाँ बिल्कुल, कोई ना, ध्यान रखना ये दोस्तों कहाँ पर है, ये जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। तो डॉक्टर राधा कृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय भी है जो आपका जयपुर में। अब आप कहेंगे सर इसकी स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 15 अगस्त के दिन इसकी स्थापना की गई, 1956 के दिन की गई, ठीक है। 15 अगस्त 1956 के दिन जो है जयपुर में जो है राधा कृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई। आगे बढ़ूं, चलो साहब अगला प्रश्न है 822 प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे मेरे दोस्तों। और यहां पर यह पूछा जा रहा है आपसे कि जाखम बांध किस अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जाखम बांध जो है ना मेरे दोस्तों ये कौन से अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है? जवाहर सागर अभ्यारण्य या फिर सीता माता अभ्यारण्य या फिर बंद बेटा अभ्यारण्य या फिर फुलवारी की नाल? तो देखिए दोस्तों ये जो जाखम बांध है ना ये सीता माता अभ्यारण्य में आता है। और दोस्तों आज शाम को आज अपन पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं वन और वन्य जीवों से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण होने वाले मेरे दोस्तों। 8:40 पर सारे काम छोड़कर आपको लाइव आना होगा और बेहतरीन क्लास होने वाली है, ठीक है। अगर टाइम भी ना मिले ना तो उस क्लास को बाद में जरूर देख लेना, लेकिन वो क्लास, उस क्लास में बहुत मेहनत लगी मेरे दोस्तों, तो जरूर से जरूर 8:40 पर आ जाना है आपको लाइव, ठीक है। चलो तो देखिए दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य जो है ना यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जाखम बांध इसी के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ये जो है ना ये प्रतापगढ़ में है। बोले सर और कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ और जो है उदयपुर, इन तीनों जिलों में ये क्या है, विस्तृत है मेरे दोस्तों। ध्यान रखना सीता माता अभ्यारण्य, यहाँ की उड़न गिलहरी प्रसिद्ध है, यहाँ के 100 सिंगा प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आता है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में जो है ना पहला स्थान किसका है? तो पवन ऊर्जा क्षेत्र में ना राजस्थान में पहला स्थान किसका है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर उपरोक्त सभी होगा? पहला स्थान दोस्तों उपरोक्त सभी हो सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे तो केवल और केवल ए ऑप्शन हमारा जैसलमेर होगा पवन ऊर्जा की दृष्टि से दोस्तों। उसके बाद नंबर आ जाता है आपका जोधपुर का, ठीक है। तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान पहला स्थान जैसलमेर का है। और दोस्तों जो राज्य की बात करें ना, राज्य की, तो राज्य का दोस्तों ये पवन ऊर्जा स्थापित करने के रूप में जो है ना ये 5वां स्थान है दोस्तों। कौन सा है? 5वां स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, डांगरी पवन ऊर्जा जो क्षेत्र है दोस्तों ये कहां पर स्थित है? डांगरी जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये डांगरी है ना ये पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा यहाँ पर जो है बिल्कुल ये इस क्षेत्र जो है
प्रसिद्ध है, मतलब कि समझ गए ना कि जो पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध कौन सा है दोस्तों, डांगरी। यहाँ पर जो है काफ़ी जो है पवन ऊर्जा के पंखे लगाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। जोधपुर नहीं होगा, जैसलमेर होगा मेरे दोस्तों, जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं भी स्पीड में करता करता जो है कुछ गलत ना पढ़ लूँ, है ना। तो ध्यान रखना, डांगरी जो क्षेत्र है दोस्तों ये जैसलमेर में है। अब आप कहेंगे सर ये जो है ना ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो दोस्तों ये स्थापित किया गया गुजरात की कंपनी है फ्लोरोकेमिकल्स। ठीक है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स नाम से जो है उसके द्वारा इसको यहाँ पर स्थापित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है। इनमें से जो है ना कौन सी परियोजना मेरे दोस्तों जो झालावाड़ से संबंधित नहीं है, तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर पी प्लास जो है ना दोस्तों ये कहाँ पर है, ये झालावाड़ में। ये जो सूरवाल है ना दोस्तों, ये सूरवाल जो है ना ये सवाई माधोपुर में, कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, बाकी भीम सागर है, हरिश्चंद्र है, ये कहाँ पर है, ये सारे के सारे झालावाड़ से संबंधित है, बट जो है ये सूरवाल जो है ये आपका माधोपुर हो जाएगा। अब समझ गए ना, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। चेतन दास की बावड़ी जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, देखिए दोस्तों चेतन दास की बावड़ी मैं कई बार तो बता चुका हूं दोस्तों, और जिला दर्श में भी बता चुका हूं। आपको देखना है कि मैंने कौन सा जो है आपको बताया था। चेतन दास की जो बावड़ी है ना ये भी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो है ना क्या होगा, और ये एक परियोजना भी है, जल परियोजना भी है। ये दोस्तों कहाँ पर है, ये लोहारगल में है। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, लोहारगल। अब तो आंसर बताइए मेरे लाडलो, झुंझुनू हो जाएगा, सी ऑप्शन को किया जाएगा लॉक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 827, चित्तौड़गढ़ से संबंधित परियोजना कौन सी है। इनमें से चित्तौड़गढ़ से संबंधित कौन सी परियोजना है, देखिए दोस्तों जाखम होगी, सोनियाना होगी, या मेजा होगी, या फिर ताकली सिंचाई होगी। तो देखिए चित्तौड़गढ़ से संबंधित परियोजना कौन सी है, एकमात्र परियोजना मेरे लाडलों जिसका नाम है सोनियाना। ठीक है, कौन सी, सोनियाना। आप सभी जानते हैं कि जाखम जो है ना ये तो प्रतापगढ़ की है दोस्तों, कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। आप जानते हैं कि भाई ये मेजा जो बना हुआ है ये तो भीलवाड़ा में बना हुआ है। ताकली सिंचाई दोस्तों है ना ये कोटा की है। कोई भाई बहन ताकली बता रहे, लेकिन नहीं, चित्तौड़गढ़ से संबंधित परियोजना ये सोनियाना है, बाकी ताकली कोटा की है, मेजा भीलवाड़ा की है, जाखम जो है प्रतापगढ़ की है। कुछ दोस्तों नया सीखने को मिल रहा है आज की क्लास में शानदार तरीके से ना। राजस्थान की कृषि जलवायु जोन में शामिल नहीं है, राजस्थान के कृषि जलवायु जोन में शामिल नहीं है, जैसा कि ऑप्शन है उदयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर और जालोर। आप सभी जानते हैं मेरे लाडलों की कुल जलवायु जोन है राजस्थान में 10 है। ठीक है, अब 10 में से मेरे दोस्तों ये आपको बताना है कि जो सवाई माधोपुर है क्या इसके अंतर्गत शामिल है, बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। क्या सवाई माधोपुर शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना। बाकी उदयपुर, अजमेर और जालोर है। तो यहाँ पे राइट आंसर ही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से राजस्थान में मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट आंसर, निम्न में से राजस्थान मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य, जोधपुर शहर को पेयजल उपलब्ध, हाँ बिल्कुल नहीं होगा। बीकानेर शहर को करवाना क्या उपलब्ध, ये भी नहीं होगा। कोटा के लिए दोस्तों ये भी नहीं होगा। उदयपुर शहर को पेयजल परियोजना उपलब्ध करवाना, इसको आप सभी करेंगे लॉक कि सर ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य उदयपुर शहर को पेयजल से बिल्कुल युक्त करवाना। देखिए दोस्तों नंबर लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 830। चलो सर बहुत बढ़िया, सुपर फास्ट कर दी दोस्तों। देखिए निम्न में से राजस्थान में झरने से सिंचाई की जाती है, निम्न में से राजस्थान में झरने से सिंचाई की जाती है, जबकि कहाँ से, कौन से क्षेत्र में, उदयपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ में या बांसवाड़ा में या चंबल क्षेत्र में। तो सर्वाधिक जो इनमें से जो है ना, इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन दे रखा है इनमें से राइट आंसर आपका होगा बांसवाड़ा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते दोस्तों। आज का प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, आपको बाहर आके कमेंट में बताना है जिसका आंसर। आज का प्रश्न आपके लिए बेहतरीन है दोस्तों, है ना, लेकिन बता देना कि क्लास कैसी लगी। सुपर फास्ट की बिल्कुल सांस तक, मतलब कि बिना सांस फूले आज की क्लास लेना। चलो तो उम्मीद करूंगा आपके लिए क्लास बेहतरीन हो गई है। आज आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। जो भी प्यारे भाई बहन लास्ट में जुड़े उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है क्लास को स्टार्ट से देख लेना। और दोस्तों कल से अपन इस क्लास का टाइम 5 बजे रख ले क्या, ये कमेंट करके जरूर बताएं क्या। देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना जो 6 बजे का जो है ना जो नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा है ना
क्या हो रहा है, मतलब कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि रात्रि की क्लास थोड़ी जो है लेट भी आ रही है और उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा हूँ। अगर आप चाहते कि सर 5 बजे क्लास ले आइए, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। 6 बजे से 5 बजे कर रहे हैं ना, 6 बजे से 5 बजे करें। अगर आप चाहते हैं कि सर हाँ 5 बजे चलेगी, तो क्या ले आऊँ 5 बजे, चलेगा क्या? उम्मीद करूंगा आप सभी मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आज का प्रश्न ये है, पंचकूटा जो है किससे बनता है? तो देखिए दोस्तों, पंचकूटा कह लो या फिर पचकूटा कह लो, पचकूटा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये किससे बनता है? जैसे कि कौन सी फलों से या फिर कौन सी सब्जियों से या फिर जो भी है दोस्तों, ये आपको पता है कि भाई पंचकूटा जो है 5 फल या सब्जियों से बनता है। अब कौन कौन सी ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपके भरोसे है साहब। अब ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते अपन, तो फिर तो जो क्या है कि अपना व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत कम है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और दोस्तों ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। और अगर क्लास के बारे में कोई दिक्कत ना हो तो 5 बजे कर सकता हूँ क्या? जी हाँ, वो भी ज़रूर बताएं। सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना साहब, क्या जाता है आपका, है ना। चलो सब्सक्राइब कर लेना, बेल प्रेस भी दबा देना और लाइक वाइक हो तो कर लेना, नहीं तो अनलाइक तो मत करना, है ना। लाइक वाइक हो तो कर लेना, नहीं तो अनलाइक तो मत करना साहब। मेहनत बहुत लगती है और इससे कहीं ना कहीं जो है हमारा हौसला भी कम ही होता है ना। चलिए दोस्तों, लाइक वाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।